गाइस ऐसा कई बार होता है कि जब मैं ऐसे भूत प्रेतों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन जिन्नातों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये मैं किस दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन सी ये अलग सी ही एक दुनिया है जो बसी हुई है हमारे बीच में, लेकिन कभी भी हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते। लेकिन फिर भी लोग ऐसा कहेंगे ना कि मतलब एक इंसान जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, नहीं मुझे देखना ही है, मुझे थोड़ा बहुत संपर्क करना ही है, तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नामुमकिन है। आपको उसके लिए कब्रिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं है। वीजी बोर्ड ये एक ऐसा एक बोर्ड होता है जिससे कि आप जो दूसरी दुनिया वाले रहते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हो। मैं एलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्माओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन गाइज ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, इसके भी कुछ नियम होते हैं। एंड ये जो नियम है ये मोनोपोली गेम की तरह नहीं है या चेस गेम की तरह नहीं है। ये अगर आप नियम तोड़ोगे तो उसका जो असर है वो आपको हकीकत में अपनी असल दुनिया में आपको देखने मिलेगा। नियम तोड़ने वालों के साथ अच्छी चीज़ें नहीं होती। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है टुवर्ड्स दिस वीजी बोर्ड और ये भूत प्रेतों की दुनिया। लेकिन इसकी जो कहानी है ना वो वीजी बोर्ड खेलने के बाद से शुरू हुई। एक ऐसी दुनिया की चीज़ों को उसने अपने जिस्म में दाखिल करा लिया था कि जितने भी बाबा आ सके थे सब आए, लेकिन उसको उससे छुड़ा नहीं पाए थे। वेलकम गाइज टू द अनदर केस ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये एक ऐसा सीरीज़ मैंने बनाया है ऑन माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं कुछ ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जिसको हम थोड़े अलग नज़रिए से देखते हैं। आप उसको पैरा साइकोलॉजी भी कह सकते हो, जहाँ पे पैरानॉर्मल एंड साइकोलॉजिकल मर्ज हो जाते हैं एंड इट बिकम्स पैरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उसके जो केसेस हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा हटके है। आप वो सुनोगे ना, इट्स अ वेरी मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल एंड थोड़ा बहुत हॉरर है इसमें, तो आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी ऊटी के एक एयरबीएनबी में शुरू होती है जब आलोक नाम का एक लड़का वहाँ पे गया था अपने कुछ दोस्तों के साथ इन फॉर अ ट्रिप। एंड ये लोग नासिक में रहा करते थे एंड अभी ऊटी में रह रहे हैं बस ऐसे ही फॉर अ वैकेशन। अब उनका आखिरी दिन है, आखिरी रात है अभी वहाँ पे उनको बितानी है। एंड दे आर लाइक कि पूरा ट्रिप ख़त्म हो गया, वी एंजॉयड अ लॉट, सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा ट्रिप है, अच्छा स्टे है, अच्छा वेदर है, सब चीज़ अच्छी है। लेकिन एक चीज़ है ना उनकी ज़िंदगी पूरी टाइम के लिए बदल दी, हमेशा के लिए बदल दी। एक वक्त आया था, जैसे मैंने आपको बताया, कि आलोक कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, ट्रिप ख़त्म हो गई है, अब हम क्या करें। फिर उसके बाद जो निशांत है वो उसका दूसरा दोस्त था, उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग भूतों की बातें करते हैं। फिर उसने बोला नहीं हम लोग भूतों की बातें नहीं करते, हम लोग थोड़ा और नेक्स्ट स्टेप तक जाते हैं। फिर उसके बाद उसी का एक दोस्त जिसका नाम आयुष था, उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अंधेरे में हाइड एंड सीक खेल लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा डर लगेगा। फिर निशांत ने बोला बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने अपने बैग से एक वीजी बोर्ड बाहर निकाला। सब लोग देख के पहले तो थोड़े डर गए, कुछ लोगों को पता नहीं था कि वो वीजी बोर्ड क्या होता है। उसने बोला कि ये बात निशान ने कही, हम लोग इससे जो भूत प्रेतों की दुनिया होती है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जब जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे पास में ही एक औरत की जस्ट अभी मौत हुई है, तो क्यों ना हम उसी की आत्मा से बात करें। आलोक और आयुष एंड बाकी सब लोग ग्रुप मेंबर के बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, कुछ लोग रेडी भी थे ये सब कुछ करने के लिए। निशान ने अभी उस वीजी बोर्ड को बहुत अच्छे से सेट कर लिया था, सबको नियम बता दिया था कि हम लोग ये यहीं पे खेलेंगे, किसी भी कब्रिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे या फिर कुछ इतने भी ज़्यादा ख़तरनाक जगह पे जाके नहीं खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरावना हो सकता है चीज़, हम लोग ख़तरे में आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहीं पर बैठ के खेलेंगे क्योंकि किसी की मौत हुई है पास में। अब वो लोग वहीं पे बैठे हुए थे एंड वो लोग खेलने की कोशिश कर रहे थे, आलोक, निशांत, आयुष और उसके बाकी दोस्त लोग। लेकिन उसने ना एक नियम पहले बोल के रखा था कि कुछ भी हो जाए, ये जो सर्कल हम लोग ने बना के रखा है कोई भी इसे तोड़ के नहीं जाएगा। पहले हमको वीजी बोर्ड में गुड बाय करना है, उसके बाद जाके ही कोई भी यहाँ से उठ सकता है या फिर ये वाले इस चेन को हम लोग तोड़ सकते हैं। एंड सब लोग ने इस बात को एग्री किया कि हाँ हम लोग ये वाला जो चेन है बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, हम लोग उठेंगे ही नहीं। 1-2 घंटा बीत गया, कुछ हो ही नहीं रहा था। अभी आलोक भी कह रहा था भाई ये क्या बकवास गेम है यार, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे।
निशांत बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहा था अपने अंदर। ऑल ऑफ अ सडन जो बोर्ड में ना थोड़ा ऐसा हलचल मचने लगी, थोड़े बहुत हिलने लग गया वो वाला बोर्ड, थोड़े बहुत मूवमेंट्स हुए। उसके बाद जो आलोक था वो बहुत ज़्यादा डर गया एंड वो डर के मारे खड़े हो गया एंड उसको ऐसे लग रहा था कि वो जो रूह है ना वो उसके आसपास भटक रही है। एंड जैसे ही वो खड़ा हुआ ना उसको ये महसूस हुआ कि अभी जो भी चीज़ है आसपास वो मेरे अंदर आने की कोशिश कर रही है, और फिर वो वहीं पे बेहोश हो गया। जब आलोक अपने बेहोशी में से उठा तब उसके जो सारे दोस्त थे ना वो उसके इर्द गिर्द ही बैठे हुए थे। वो एकदम झटके से उठा है, उसने माफ़ी मांगी कि नहीं मुझे बोला सर्कल नहीं तोड़ना चाहिए था वगैरह वगैरह, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लेकिन एक बात मुझे कहनी है कि कल रात को जो भी हुआ ना वो सब के बाद मेरा बदन बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। उसके दोस्त लोग एक दूसरे को देखने लग गए एंड देन उसको देख के बोला कि देख मजाक से हट के अभी हमारा निकलने का वक्त हो गया, अभी हम लोग निकलते हैं। ठीक है, अब वो सब लोग ऊटी से नासिक के लिए निकल गए एंड वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन पूरे ट्रिप में ना, मतलब जब वो पूरे जर्नी में जब वो देख रहा था आयुष आलोक पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा था, तो जब जब वो लोग किसी ब्रेक के लिए उतरते थे या फिर कुछ भी होता था तो जब भी वो आलोक की तरफ देखता था ना उसको ऐसा लगता था कि ये एकदम औरत की तरह चल रहा है यार, मतलब ये आलोक लग नहीं रहा है, ये लाइक इसकी चाल बहुत ज़्यादा एकदम औरतों वाली हो गई है, ये कैसे हो सकता है। वो लोग हंसी मजाक भी उड़ा रहे थे उस चीज़ का, लेकिन आलोक को समझ नहीं आ रहा था। वो तो कि यही कह रहा था कि अरे मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ यार, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। ठीक है, वो सब लोग अभी नासिक पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन सब ने बोला कि अरे अभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, सुबह सुबह आए हैं हम, तो एक काम करते हैं शाम को रात के आसपास हम लोग मिलते हैं और ऊपर से पूरे ट्रिप का हिसाब भी कर लेंगे, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। ठीक है, सारे दोस्त लोग मिल गए, लेकिन आलोक नहीं आया। सब ने उसको कॉल किया, उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अभी कुछ दिन बीत चुके थे, किसी का भी कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ आलोक के साथ। एंड उसके बाद ना अचानक से एक दिन आयुष को बस ऐसे रैंडमली कॉल आता है और ये वाला कॉल था आलोक की माँ का। आलोक की माँ कह रही थी फ़ोन पे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। ये जो आलोक है ये आलोक की तरह हरकतें नहीं कर रहा है, ये कुछ अलग ही हरकतें कर रहा है, जल्दी से आ जाओ घर पे। आयुष एकदम हक्का बक्का हो गया, वो एकदम भागते हुए गया उसके घर पे। एंड वो जैसे ही उसके घर पे गया उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके सारे घर वाले, आलोक के सारे घर वाले एक साइड पे खड़े हैं एंड दूसरे एकदम कोने पे वो देख सकता था कि आलोक बैठा हुआ है कोने में चुपके से। लेकिन उसने उसके कपड़े नहीं पहने थे, उसने एक औरत के कपड़े डाले हुए थे और वो रो रहा था। वो बार बार यही बात हमेशा दोहरा रहा था कि अरे मेरी तो मौत हो गई थी, मैं यहाँ पे कैसे आ गई, कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, ये सारे बातें कर रहा था आलोक। समझ ही नहीं आता। उसके माँ बाप ने कहा कि ये पता नहीं ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे कि ये आलोक है ही नहीं। और योली बातें यहीं तक नहीं रुकती है, जब हम लोग आधी रात को सो रहे होते हैं तो फिर वो आलोक जो है वो हमारे कमरे में आके चीखने चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है और कहता है कि माँ मुझे प्लीज़ बचा ले। ये जो अलग सी एक चीज़ है जो मेरे जिस्म में आके बस गई है और ये यहाँ से निकल नहीं रही है, मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। फिर आयुष को धीरे धीरे करके समझ में आने लगा कि ये किस बारे में बात हो रही है, ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है असल में आलोक के साथ। आयुष समझ चुका था। आयुष आलोक के पास गया, उसने कहा कि ये सब कुछ तो क्या करे, तू कौन है, तुझे पता है ना आलोक। फिर आलोक ने चिल्ला के कहा कि ये मैं आलोक नहीं हूँ, मैं वो औरत हूँ जिसके साथ तुम लोग छेड़छाड़ कर रहे थे उस बीजी बोर्ड के समय खेलते वक्त। मैं वही औरत हूँ, मैं अभी इसके जिस्म में रहती हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद वो जो आलोक था वो दौड़ते हुए एक दूसरे कमरे में चला गया। फिर आयुष ने कहा कि ये शायद गलती हम लोगों की है कि ये सारे गेम्स हम लोग खेलने लग रहे थे ना, आज ये पछता रहा है ये सब चीज़ों से। उसके घर से निकला, बाहर गया, फिर उसने अपने सारे दोस्तों को इस बारे में बताना चालू कर दिया कि आलोक नहीं रहा, वो बदल चुका है। उसके बदन में एक अलग ही भूत का बसेरा हो गया है, बहुत ज़्यादा डर लगता है उसके आसपास रहने के लिए। फिर उसके बाद जो निशान था उसने भी योली बातें सुनी। उसने बोला कि अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये सब कुछ शुरुआत मैंने ही करी है। लेकिन इससे पहले कि उसके दोस्त लोग कुछ भी कर सकते थे, जो आलोक की माँ थी वो आलोक को अलग अलग बाबाओं के पास लेके जाना चालू कर दी थी। एकदम भूत प्रेत बाधा, ये जो उतारने वाले रहते हैं, झाड़ फूक करने वाले बाबा, उनके पास लेके जा रही थी। लेकिन वहाँ पे भी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। निशान के चाचा एक साइकोलॉजिस्ट थे और जब निशान उनके घर गया था तब उसने आलोक की कंडीशंस के बारे में बताया था। पूरी कहानी सुनकर उसके चाचा ने कहा कि कैसे भी करके वो आलोक से एक बार मिलना चाहते हैं। और गाइस, जब वो दोनों मिले तब वापस से वही
आलोक औरतों जैसा बिहेव कर रहा था, बहुत ही रो रहा था, चिल्ला रहा था। ये सब कुछ देखकर निशांत के चाचा समझ चुके थे कि असल में आलोक के साथ क्या हो रहा है। तभी उन्होंने कहा कि ये लो मेरा कार्ड और कल से आलोक को मेरे क्लिनिक में भेज देना, हम कुछ सेशंस रन करना चाहते हैं। जहाँ पूरा परिवार डरा हुआ था कि आलोक के बदन में कोई तो ऐसी आत्मा आ गई है जो कि निकल नहीं रहा है, लाइक उसको कोई तो भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। लेकिन फिर भी निशांत के जो चाचा थे उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आलोक को इनमें से कुछ भी नहीं है, वो एक मानसिक बीमारी से गुजर रहा है जो कि कभी भी ठीक हो सकता है। फिर उसके बाद ना वो सेशंस करने लग गए। आलोक उसके साथ मतलब उनके पास आया करता था उनके क्लिनिक में, सेशंस करने लग गए। एंड अभी फाइनली लाइक जो निशांत के चाचा थे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया था ये आलोक के घर में कि एक्चुअली आपके बेटे को एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी का नाम है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ना गाइस, जब एक इंसान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसके बाद वो एक अलग ही पर्सनैलिटी को अपने अंदर सक इन कर लेता है, जिसके वजह से वो अभी एक अलग इंसान की तरह बिहेव करने लग जाता है। एंड गाइज यही चीज़ उस वक्त भी हुई जब निशांत जो उसका दोस्त था, जब वो वार्निंग बता रहा था, सब लोगों को वार्निंग दे रहा था कि नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं वैसा नहीं करना, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये आसपास ही है। एंड हाथ छोड़ने के बाद जो वो पहला इंसान रहेगा उसके बदन में ये चीज़ आ जाएगी। एंड जबकि वो पहला इंसान था जिसने हाथ छोड़ा था, तो ये वाली मेमोरी उसके दिमाग में रह गई थी। जब वो बेहोशी की हालत से उठा तो उसको लगा था कि एक आत्मा अब मेरे जिस्म के अंदर आ चुकी है। एंड अब वो वैसे ही बिहेव करने लग गया था, जबकि उसको कुछ भी नहीं पता था वो सब चीज़ों के बारे में कि वो औरत क्या है, कौन है, कैसा है, उसको कुछ नहीं पता था। बस वो एक औरत की तरह बिहेव करने लग रहा था। लिटरली गाइज, जो बाकी चीज़ों ने काम नहीं किया, जो बाबाओं ने काम नहीं किया, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट ने कर दिया। इसके लिए मैं इस पूरी सीरीज़ में ये वाली बात को कह रहा हूँ कि मतलब किसी भी बाबा को दिखाने से पहले ना एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो ज़्यादा आसानी से आपका काम कर देंगे। और अगर कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है उसके बाद आपको बाबाओं के चक्कर काटने चाहिए। एंड गाइस, इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको अब ये कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे भारत देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पोजेस्ड है वगैरह वगैरह। वो लोग मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल जाते हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ है, आपको कुछ भी करने से पहले, किसी भी बाबा के पास जाने से पहले एक बार खुद सोचना चाहिए कि इसके लिए साइंस में एक अलग सी जगह बनी हुई है जो कि इस चीज़ को बहुत जल्दी एकदम क्विकली सॉर्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग बाबाओं के चक्कर में काटते हैं, जो आपसे पैसे पे पैसा लेता जाता है, आपसे अलग अलग टोटके करवाता रहता है, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आपको मानसिक बीमारी भी हो सकती है जिसका इलाज बाबाओं के पास नहीं है। बाबा सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेतों का इलाज कर सकते हैं, मानसिक बीमारी का नहीं। इन चीज़ों से सतर्क रहिए क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। शुक्रिया।